Hi students, in this video we are going to cover valence bond theory basics. So स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं, कोई भी दो एटम ले लेते हैं। एक एटम ए ले लिया हमने, कोई एटम बी ले लिया। अब हमारे पास में कोई भी एटम होता है, उसके पास में देयर इज ए न्यूक्लियस इन विच देर आर प्रोटॉन्स एंड देर आर न्यूट्रॉन्स एंड विच हैव ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स, हर एक एटम में। और मेरे पास में एक कोई एटम ले लिया जिसके पास में मेरे पास में न्यूक्लियस था एक, और जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन भी थे। जितने भी हैं मैं उससे मतलब नहीं है। एक एटम बी ले लिया मेरे पास में, एक एटम बी ले लिया मेरे पास में। यहाँ बात करता हूँ सबसे पहले। तो हमें पता है कि हमारे पास में कोई भी न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बीच में। अगर मेरे पास में ये एक एटम था ए का, तो हमारे पास में ये कोई अट्रैक्शन लग रहा होगा। सिमिलरली इसमें भी कोई अट्रैक्शन लग रहा होगा। अगर दूसरे का न्यूक्लियस बॉन्ड बनाने आ रहा है तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, कोई ना कोई अट्रैक्शन ज़रूर हो रहा होगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा होगा। अगर मेरे पास में न्यूक्लियस ये है, इलेक्ट्रॉन इसका है, इसमें भी अट्रैक्शन होगा। सारे अट्रैक्शन होंगे। या पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल होंगे। इसमें होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये भी अपोजिटली चार्ज है हमारे पास में। अगर मेरे पास में ये कोई ए एटम था, ए एटम था ये, और ये बी एटम था, तो इससे क्या पता चला हमारे पास में अगर बॉन्ड बनना है तो न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी दोनों आपस में रिपल्शन भी करेंगे। अरे भाई, जब ये अट्रैक्शन हो रहा है, अगर यहाँ बात करें, जब करीब आ रहे हैं दो चीज़ें, तो न्यूक्लियस भी तो है, सेम चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो अट्रैक्ट करेंगे सारी चीज़ें, लेकिन सेम न्यूक्लियस रिपल्शन भी करेंगे। अगर इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास में प्रोटॉन है, इसके पास भी प्रोटॉन है, P फॉर प्रोटॉन, तो ये आपस में रिपल्शन करेंगे नहीं करेंगे, ये आपस में दूर भागेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये भी दूर भागेंगे। भागेंगे नहीं, जाहिर सी बात है ये भागेंगे दोनों, क्योंकि अपोजिटिवली चार्ज है, तो ये दोनों आपस में दूर भागेंगे। लेकिन अगर ये बॉन्ड बनना है मेरे पास में, ए बी का बॉन्ड बनना है मेरे पास में, इफ़ नेचर फेवर दिस, अगर नेचर इसको फेवर करेगा, तो ये बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनको बोलते हैं हम रिपल्सिव फोर्सेस। क्या बोलते हैं? रिपल्सिव फोर्सेस। अगर नेचर फेवर करेगा इस बॉन्ड को बनने में, तो हमारे पास में अट्रैक्टिव फोर्सेस को ज़्यादा होने पड़ेगा रिपल्सिव फोर्सेस से, तभी ये ए बी मॉलिक्यूल बन पाएगा, वरना ए बी मॉलिक्यूल कभी नहीं बन पाएगा। अगर वो बन भी गया तो अगर इस टेम्परेचर पर सेटल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, फिर से टूट जाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी। बात समझ में आ रही है? अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तभी हमारे पास में ये बॉन्ड बनेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अगर हमने पास में H2 मॉलिक्यूल लिया, कोई H2 मॉलिक्यूल लेने के बाद में क्या हुआ, हमारे पास में हमने दो हाइड्रोजन एटम लिए और दोनों को करीब लाते गए। ये हाइड्रोजन एटम थे, एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक हाइड्रोजन एटम ये है, तो मैं दोनों को करीब ला रहा हूँ। ये मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जब मैं इनको करीब लाया, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ जैसे जैसे ये करीब आ रहे हैं, ये दोनों एटम करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे वे पोटेंशियल एनर्जी इसकी ड्रॉप होती जा रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास में स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। जब बढ़ती जा रही है, जब एक टाइम पे आके ये पता चला कि कब तक एनर्जी बढ़ रही है, जब तक इनके बीच का डिस्टेंस 74 पिकोमीटर आया। मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस आया, दो हाइड्रोजन लिए मैंने, दो हाइड्रोजन करीब लाता गया, यहाँ तक आने के बाद में ये मिनिमम एनर्जी स्टेट में चले गए। इसका क्या मतलब हुआ? ये मिनिमम एनर्जी स्टेट ये शो कर रही है कि यहाँ पे एक अट्रैक्शन लग रहा है जो कि मिनिमम 0 से नीचे है। इसका मतलब एनर्जी लिबरेट हो रही है। इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल तुम्हारा स्टेबल होगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 74 पिकोमीटर पे एक बॉन्ड बनाएगा, जिसको बोलते हैं H2 मॉलिक्यूल, जिससे एनर्जी निकलेगी 435.8 किलो जूल पर मोल। दिस इज हाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। अब हम इसकी अगर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे, तो हमारे पास में हाइड्रोजन स्फेरिकल होता है, एस ऑर्बिटल होता है हमारे पास में। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, इसकी कोई एक्सिस नहीं होती, स्फेरिकल है तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम आराम से इसको बना लेते हैं। ये बने, दोनों कंबाइन होने के बाद में ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये बोलते हैं H2 मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड H2 मॉलिक्यूल। ये ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर ऑर्बिटल्स।
these if this is positive phase, this is phase now. s ऑर्बिटल का जो फेज होता है वो हमेशा या तो पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव होगा हमारे पास में. s ऑर्बिटल, दिस इज स्फेरिकल, ये पॉजिटिव दोनों मिले आपस में, दिस इज फेज. याद रखना यहाँ कंफ्यूजन होता है, दिस इज फेज, दिस इज नॉट चार्ज, दिस इज फेज. ऑर्बिटल, दिस इज ऑर्बिटल. यहाँ से ये क्या बन गया हमारे पास में H2 मॉलिक्यूल. अब हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग. ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ तो S था, अब मेरे पास अगर P आ गया तो क्या होगा, D आ गया तो क्या होगा, S और P मिक्स हो गए, क्या होगा? सबसे पहले उस केस में करने के लिए हम VBT के कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, कैसे VBT चलती है. उसके बाद में हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके देखेंगे डिफरेंट कंडीशन में विद इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ में, कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेरी कौन सी है, बॉन्ड कहाँ से, ऑर्बिटल्स कौन से हैं, देन वी विल डिस्कस दिस. ओके.